ठीक है जी, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी। सर गुड इवनिंग। हाय जूलियस, कैसे हो? बस सर, अभी पहुंचा हूँ। चलो गुड यार, टाइम पे आ गए हो, है ना? नीलम जी नमस्ते। नमस्कार जूलियस जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। और कैसा चल रहा है आपका दिल्ली? मस्त। गुरुजी, गुरुजी के चलते तो मुझे बिजी कर दिए पूरा। तो तो अब इसमें भी परेशान हो यार। वेले वेले थे तो भी परेशान थे, अब बिजी हो गए अरे तो भी परेशान हो है। क्या बोलो। पहले काम नहीं था तो दुखी थे, अब काम है तो दुखी है ना? सही है, सही है, सही है। नहीं नहीं, आपके आशीर्वाद है सर। सब प्रभु की कृपा है। तो ये हमारा लॉन्जेविटी एंड सफरिंग है ना। हम्म। तो सबसे पहले अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है जीवन में, है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद हमारे गणेश जी महाराज, जिनकी कृपा से ये ज्योतिष जो है फलित होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। कुबेर एस्ट्रो सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग ये एजुकेशन पार्ट में आ रहे हैं। कुबेर एस्ट्रो सॉल्यूशन के बैनर के तले हम लोग एजुकेशन और सॉल्यूशनिंग, लाइक जो हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये मेरी वेबसाइट है astrovedang.com, जो कि अंडर प्रोसेस है, बन रही है। और ये पहली वर्कशॉप है मेरी लॉन्जिविटी और सफरिंग्स के ऊपर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका। लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी क्या है? लॉन्जिविटी, जिस वक्त एक मनुष्य का जन्म होता है उसी वक्त उसकी आयु और उसकी मृत्यु की डेट लिख दी जाती है। ऐसा शास्त्रों में प्रावधान है, शास्त्रों में लिखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो प्री डिफाइंड ना हो, है ना। केवल कुछ कर्म ऐसे हैं जिसको करने के, कर्म मनुष्य के हाथ में है। उन कर्मों को करके मनुष्य अपने अगले पिछले बुरे कर्मों को काट सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन आयु उसकी प्री डिटरमिन, पहले से लिखी जाती है। जितनी आयु उसको मिली है उतनी ही आयु वो एंजॉय करेगा। राइट। तो जी, अब ठीक है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है बेसिकली, किसी की आयु को जज करना और उसको कैलकुलेट करना और कुंडली में उसको कैसे देखना है। ये हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है और कंट्रोवर्शियल विषय भी रहा है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि इसको डिटरमिन करना या इसको एनालाइज करना इतना इजी टास्क नहीं है, कभी भी ये इजी नहीं रहा। और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत भी रहे हैं इसमें। और हम देखते हैं कि जैसे ट्विंस के केसेस में हम ये पाते हैं कि एक बच्चा जो है वो पैदा होने के कुछ समय के अंतर ही अंतराल में उसकी डेथ हो जाती है, और दूसरा जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है एंजॉय करता है। जबकि टाइम में थोड़ा सा वेरिएशन होता है उनके टाइम में, है ना। थोड़े से टाइम के वेरिएशन में ही उनका भाग्य एकदम बदल जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो इस कोर्स में मैंने जो कंटेंट्स इन्वॉल्व किए हैं, इंक्लूड किए हैं, वो हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंस है लॉन्जिविटी क्यों हमें, किस लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है लॉन्जिविटी एनालिसिस।
हमें क्यों देखना चाहिए, है ना। सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ डेथ। मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट, ये दो चीजें हैं जो व्यक्ति अपनी पूरी एंटायर लाइफ में, मरता तो एक ही बार है व्यक्ति, है ना, जन्म एक बार हुआ है और मृत्यु एक ही बार आनी है, लेकिन उसके जीवन काल में उसे मरण तुल्य कष्ट जो प्राप्त होते हैं, वो किन किन पॉइंट्स पे होते हैं, कैसे होते हैं, कब कब उसे पीड़ा मिल सकती है, और किस तरह की पीड़ाएं उसको मिल सकती हैं, ये सब हम इस अपनी वर्कशॉप में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी नेटिव की लॉन्जिविटी को जज करने के बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, उसके आयुष कारक भाव कौन से हैं, आयुष कारक ग्रह कौन से हैं, मृत्यु तुल्य जो मृत्यु देने वाले प्लेनेट हैं वो कौन से हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। वो सब चीजें बहुत डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल चार्ट्स के थ्रू अपनी इस वर्कशॉप में पढ़ेंगे। डिविजनल चार्ट्स का कौन से डिविजनल चार्ट्स इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे, बहुत डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद प्लैनेट कौन से हैं, कॉज प्लेस और नेचर, मृत्यु का कारण क्या बनता है, मृत्यु की प्लेस कौन सा है और किस तरीके की मृत्यु व्यक्ति को मिल सकती है, वो सब चीजें हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं विद एग्जांपल्स। कारक कौन से हैं, प्लैनेट्स कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। लॉन्जिविटी का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने भागों में इसको क्लासिफाइड किया गया है लॉन्जिविटी को, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। और कुछ मैथमेटिकल मेथड्स हैं जो जिससे हम व्यक्ति की लॉन्जिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मेथड्स मैं इसमें जितने भी शास्त्रों में दिए गए हैं मैंने मोस्टली सबको इसमें कवर किया है, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें हमें मिलता है। हम ±1-2% के वेरिएशन में व्यक्ति की एक्चुअल लॉन्जिविटी के बहुत क्लोज पहुंच सकते हैं इन मैथमेटिकल मेथड्स के को अगर हमें एनालाइज करना आ जाए। उसके बाद हमारा डेथ इन्फ्लिक्टिंग दशाएं कौन सी होती हैं, कौन सी दशाएं हमें घातक, है ना, मृत्यु तुल्य होती हैं, कौन से ट्रांजिट कैसे पकड़ना है, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। अब ये तो हो गया बर्थ चार्ट। बिना बर्थ चार्ट के, अब किसी का बर्थ चार्ट ही नहीं है तो उसकी लॉन्जिविटी को कैसे चेक करेंगे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम अपनी वर्कशॉप में एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। अब एनालिसिस ऑफ स्पाउस सिबलिंग रिलेटिव्स, इन सब की एज को कैसे देख सकते हैं, उसके बाद हमारे एग्जाम्पल चार्ट्स हैं। तो विद्वानों अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि विद्वान ज्योतिषी को चाहिए कि कुंडली अध्ययन में सबसे पहले जातक की आयु का परीक्षण करे। ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने शास्त्रों से ही ढूंढ के निकाला है। ये श्लोक जो है, परम आयु परीक्षेत पश्चात दक्षिण समाचरेत आयु हीना नरो यस्य लक्ष्मणे किन प्रयोजनम। जब आप इसका मतलब समझेंगे तो वहां ज्योतिषियों ने ज्योतिषी को ये चाहिए कि कुंडली के अध्ययन करने से पहले सबसे पहले व्यक्ति की आयु के बारे में उसका परीक्षण पहले लोग किया करते थे। पहले के जो हमारे विद्वान ज्योतिषी थे वो सबसे पहले जातक की आयु देखते थे कि ये बच्चा पैदा हुआ है, ये अपने जीवन काल में कितना समय भोगने आया है जो कि उसे प्रारब्ध से मिला है ना। उसके बाद आगे वो उसकी और चीजों के ऊपर बात करते थे, उसके कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं, कौन से राज योग हैं, है ना, कब कब उसको क्या क्या मिलेगा। तो पहला स्टेप है आयु निर्धारण का। टाइप्स ऑफ डेथ में हम देखते हैं कि शास्त्रों में हमें 8 तरह की मृत्यु का बखान किया गया है। 8 तरह की मृत्यु बताई है शास्त्रों में। व्यथा दुखम भयम लज्जा रोग शोक च मरणम चापमानम च मृत्युरविष्ट समृतः। यानी कि जो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, व्यथा मीन्स कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में रहता है, हमेशा खोया खोया रहता है, उसे भी एक तरह की मृत्यु बोला गया है। एक व्यक्ति है जो हमेशा शत्रु से घिरा रहता है, डर के माहौल में जी रहा है, शत्रु हमेशा हावी रहते हैं उसके ऊपर, वो व्यक्ति भी मरण तुल्य समान है। भय, हमेशा भय के वातावरण में जीना, भय किसी भी तरीके का हो सकता है। आप जो वर्कशॉप में आएंगे तो मैं इन सब की आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ भी दूंगा, और इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि किस किन हालातों में, किन किन एटमॉस्फेयर्स में
हमें भय का सामना करना पड़ता है, या कौन से व्यक्ति हैं जो हमेशा जीवन में भय के वातावरण में जीते हैं। तो दोज आर ऑल्सो इक्वल टू डेथ। हमेशा ह्यूमिलेट होते रहना, समाज में जहां भी जाओ ह्यूमिलेशन मिलता है ना, लज्जित होना, ये भी एक तरह की मृत्यु कही गई है। हमेशा नेगेटिविटी, दूसरों के अंदर नेगेटिविटी देखना, दूसरों को हमेशा नीचा नीची दृष्टि से देखना, सौरों में रहना, दुख में रहना समाज में, ये भी एक तरह की मृत्यु कही गई है। कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है या डिसेबल है, कोई भी डिसेबिलिटी है उसकी बॉडी में, वो भी एक तरह से मरण तुल्य ही है, उसको भी एक तरह से मृत्यु माना गया है हमारे शास्त्रों में। एक व्यक्ति जो हमेशा इंसल्टेड होता रहता है, जिसकी जगह जगह पर इंसल्ट होती है, उसकी अपमान होता है दूसरों के द्वारा, अपने प्रियजनों के द्वारा, वो व्यक्ति भी मरण तुल्य ही माना जाता है, और आखिरी मृत्यु होती है हमारे शरीर से प्राण का निकलना। ठीक है, तो हमारी वर्कशॉप में, हम इस वर्कशॉप में इन सब पीड़ाओं को, यानी कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट हैं 1 से लेकर 7 तक, और उसके बाद नंबर 8, कब कब उसे मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा, लाइफ के किस एस्पेक्ट से, किस पॉइंट से उसको ये कष्ट मिल सकते हैं, उसमें राशियों का, ग्रहों का और भावों का क्या रोल होगा, ये हम इसमें अपनी वर्कशॉप में डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल चार्ट्स। इसमें एग्जाम्पल चार्ट्स भी हम लोग लेंगे। लॉन्जिविटी में सबसे पहले हमारा बेसिक पैरामीटर आता है हाउसेस, यानी कि कौन से हमारे भाव हैं जो आयुष कारक भाव कहे गए हैं शास्त्रों में, जो हमें आयु देते हैं। उसके बाद वो कौन से भाव हैं जो हमें मृत्यु देते हैं। हमें सिर्फ 2 और 7, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस ही मार्क पता है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से भाव हैं जो कि मृत्यु दे सकते हैं। उसी के साथ ही फिर इनको बहुत डिटेल में समझेंगे हम एग्जांपल्स के साथ। प्लैनेट्स कौन कौन से इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमें आयु देते हैं और हमें मृत्यु देते हैं, ये भी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब जो कारक है, आयुष कारक, हमेशा शनिदेव को समझा गया है कि शनिदेव आयुष कारक है। ठीक है, शनिदेव आयुष कारक हैं, नैसर्गिक कारक हैं लॉन्जिविटी के, आयु के, लेकिन हर कुंडली के अंदर डिपेंड करता है कि उस कुंडली में आयुष कारक प्लेनेट कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी स्ट्रेंथ को देखना, और वहां से लॉन्जिविटी को जज करना कि ये व्यक्ति किस तरीके का जीवन या कितना जीवन ये भोगेगा या भोगने आया है। इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद डिविजनल चार्ट्स का क्या रोल है इसके अंदर, कौन कौन से डिविजनल चार्ट्स इंपॉर्टेंट है जो कि हमें क्या क्या चीजें दे सकते हैं, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण कौन कौन से प्लैनेट्स बनते हैं, साइंस का क्या है उसमें रोल होता है, कौन सी राशि से क्या उसमें मृत्यु के कारण में रोल होता है, भाव कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं डिविजनल चार्ट्स के अंदर, हमें उसे कैसे देखना है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। 22वां दरेशकान और 64वां नवराज तो हमने पढ़ा है, उसके साथ साथ 85th द्वादशांश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के कारण में। मृत्यु का कारण कैसे होगा या क्या हो सकता है, ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। प्लेस ऑफ डेथ, कुंडली में कुछ ऐसे भाव हैं या कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको देख के ये पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति की आयु की जगह, डेथ की जगह, प्लेस ऑफ डेथ कौन सी होगी, जिसमें डिविजनल चार्ट्स के अंदर भी उसको हम कंफर्म करते हैं कौन कौन से डिविजनल चार्ट्स में हम उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल चार्ट से समझेंगे, केवल हम पढ़ेंगे नहीं। जो शास्त्रों में लिखा है केवल उसको केवल पढ़ना नहीं है, उसे हमने देखना भी, एग्जाम्पल चार्ट्स में भी देखना है, तभी हमें वो चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स लिए हैं जो कि खुद मेरे रिसर्च के दौरान मैंने पाया उनको, है ना। वो चार्ट्स मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है और उसको सटीकता से देखा है। नेचर ऑफ डेथ, अब वहां था कारण, कारण क्या बनेगा डेथ का, यहाँ पर है नेचर किस तरीके की होगी, किस तरीके की डेथ व्यक्ति को मिलेगी, क्या वो नेचुरली उसकी डेथ होगी या अननेचुरल होगी, पीसफुल मिलेगी या वायलेंट होगी,
वायलेंट आप समझते हो, है ना, किसी तरीके की कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाएगी या कुछ ऐसा कुछ उसके प्रारब्ध में लिखा है, तो वो आप कुंडली से देख सकते हो बड़े आसानी से। जैसे अभी पीछे एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, जहां पर एक यंग गर्ल को कुछ गाड़ी वालों ने बहुत दूर तक ड्रैग किया, है ना। तो इस तरीके से आपकी एक वायलेंट डेथ है या आप पीसफुली आपका द एंड होगा, वो आप कुंडली से बहुत इजीली उसको अंदाजा आप लगा सकते हो। एक्सीडेंट्स, मर्डर, सुसाइड करेगा व्यक्ति, है ना, या कैपिटल पनिशमेंट कैसे मिलती है, या पॉलिटिकल डेथ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डेथ भी मैं आपको इसमें हर एक का एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि वो कैसे और कहाँ कहाँ से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। अच्छा, मेडिकल नेग्लिजेंस से भी डेथ होती है। मेडिकल नेग्लिजेंस क्या हो गया कि भैया इलाज गलत हो गया बंदे का, है ना, उससे उसकी डेथ हो गई। ड्रॉनिंग, पानी में गिर के या किसी हाइट से गिर के, छत से गिर गया। शराब के नशे में बहुत ज्यादा शराब पी ली, छत से गिरा और डेथ हो गई। तो इसे आप कैसे देख सकते हो? ये सब चीजें, जितने भी नेचर ऑफ डेथ है, ये सारी चीजें आप कुंडली से, किसी की भी कुंडली में अगर उसका आपके पास एक्यूरेट बर्थ टाइम है, तो आप उसमें देख सकते हो बहुत इजीली, बहुत इजीली देख सकते हो, है ना। फायर बर्न है या टॉर्चर डेथ है, स्टैब्ड है, किसी को स्टैब कर दिया, किसी ने शॉर्ट डेड कर लिया, है ना, उससे डेथ हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मुझे अब मेरी रिसर्च में मैंने पाया, परसुसिएशन टू सॉल्वेशन। ये बड़ा यूनिक है और मेरे पास इसका एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल भी है। ये मैंने शास्त्रों में जब पढ़ा तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार ऐसी भी कोई डेथ हो सकती है, मतलब मोक्ष की चाह में अपना जीवन खत्म कर देना, मोक्ष की चाह में, परसुसिएशन टू सॉल्वेशन। तो जब वहाँ एग्जाम्पल, तो खैर इसमें नहीं मिले मुझे, लेकिन जब मैंने इसको और रिसर्च की और जब अपने सर्कल में इसको ढूंढना शुरू किया, तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल मिला। और उसमें जब मैंने उन सूत्रों को लगाया, तो लगाने के बाद मुझे वो बिल्कुल सटीक मिला कि हाँ, ये भी एक कारण देखा जा सकता है कुंडली के अंदर, और उसको कैसे देखा जा सकता है। तो ये भी मैंने एग्जाम्पल इसमें लिया है। ये सारी जितने भी आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब मैं विद एग्जांपल्स आपको यहाँ देने वाला हूँ, जो भी मेरे पास रिसर्च में मैंने पाया है। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्जिविटी। शास्त्रों में मोस्टली आपने देखा होगा पैम मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पैम मेथड, पूर्णायु, अल्पायु, मध्यायु, है ना। जब मैंने इसको और डीप रिसर्च कर रहा था, उस वक्त मैंने इसको पाया कि पैम मेथड तो जैमिनी, महर्षि जैमिनी ने भी दिया है और महर्षि पराशर जी ने भी लिखा है, लेकिन दोनों ने उसमें लॉन्जिविटी, उसकी एज के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है दोनों ऋषियों के द्वारा। वो वेरिएशन क्या है उसको हम समझेंगे, है ना। उसके बाद एक और महर्षि पराशर जी ने थोड़ा सा हिंट दिया है, जो कि कहलाती है परिपूर्ण आयु, परिपूर्ण आयु। इसका उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता, कोई भी हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन एक जगह श्री ऋषि पराशर जी ने इसका इंडिकेशन दिया है शास्त्रों के अंदर। बहुत ढूंढने के बाद ये चीज समझ में आई। और ये परिपूर्ण आयु क्या है? बालारिष्ट तो सबको मालूम है, 0 से 12 साल के बीच में बालारिष्ट योग जो है वो आप सबको पता है ना। बालारिष्ट को हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि बालारिष्ट के योग कौन कौन से कुंडली में कैसे देखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद उसका कैंसलेशन कैसे है, किन किन सूत्रों के द्वारा उसको कैंसलेशन देखा जा सकता है कि ये बालारिष्ट योग जो है परिहार हो रहा है इसका। उसके बाद इसकी रेमेडी क्या क्या हो सकती है, रेमेडीज हम लोग देखेंगे। बालारिष्ट योग अगर किसी की कुंडली में आपको मिलता है, तो आपको पता ही है आप उसकी रेमेडी क्या करवा सकते हो, परंतु मैंने इसमें इंक्लूड किया है उसको भी इस कोर्स के अंदर। अल्पायु योग हमारा है। अल्पायु योग को आपने देखा है कि 12 से लेकर 32 साल तक मोस्टली एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि अगर इतनी लॉन्जिविटी है तो हम उसे अल्पायु योग बोलते हैं, है ना। मध्यायु, उदय जी, शायद उदय जी म्यूट कर लीजिए। तो मेरे से बात कर रहा हूँ डायरेक्ट इसमें देखना गूगल में। उदय जी,
हाँ सर सर एक मिनट थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी हाँ थैंक यू। ठीक है, इसी तरीके से मध्य आयु, मध्य आयु हमारी 33, 33 साल से और 64 साल की आयु को मध्य आयु की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमारा पराशरी और जैमिनी सूत्र में थोड़ा सा हमें वेरिएशन मिलता है, वो हम बात करेंगे, वो क्यों उन्होंने वेरिएशन क्यों आया, है ना। पूर्ण आयु को महर्षि जैमिनी ने लिया है 65 साल से लेके और 100 ईयर्स तक, जबकि इसी में ही ऋषि पराशर ने इसको 120 साल गणना की है। उसका क्या बेस है, क्या उसका रीजन है, वो क्यों लिया है 120 साल, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। विद एग्जांपल चार्ट्स इसको हम सब लोग इजीली समझेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि उसकी किसी व्यक्ति की आयु का स्लैब हमने निकाल लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया हमने कि यार उसका मध्य आयु है ना, 33 से 64 साल के बीच में। कुछ सूत्रों के आधार पे हमने जज कर लिया 33 से 64 साल। बट कितना, 33 till 64, देर इज a variation of 30 and 32 years, है ना। 30 साल का वेरिएशन है। अब हाउ टू फाइंड आउट कि ये व्यक्ति किस स्लैब में जाएगा, लाइक इसकी एग्जैक्ट लॉन्जिविटी कितनी होगी, वो हमें बताते हैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। हम उसका एकदम पिन पॉइंट तो नहीं कहता मैं कि आपकी अगर रिसर्च अच्छी है तो आप पिन पॉइंट भी कर सकते हो, इवन यू कैन प्रिडिक्ट द डेट एंड द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी नेटिव। बट हाँ, ये कुछ ऐसी मेथड हैं, ऐसे कुछ पद्धतियां हैं जिनको अगर हम करते हैं, समझते हैं, जो मैं इसमें पूरा कवर करूंगा, एक एक मेथड को बड़े डिटेल में हम लोग समझेंगे, बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू कैसे हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे। +-1 to 2% के वेरिएशन में हम उसकी लॉन्जिविटी के आसपास पहुंच जाते हैं। 1 to 2% मतलब कि मान लीजिए उसकी आयु 60 ईयर्स है, एक्चुअल अ पर्सन हैज एंजॉयड 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल एंजॉय की है। तो इसमें से कौन से मेथड से हम उसके बहुत क्लोज, यानी कि 2%, 6 × 2 = 12, यानी कि 1 साल 1.25 साल के अंतर्गत आसपास हम उसकी गणना पहले ही कर सकते हैं। यानी कि 58 साल, 58.5 साल से लेके और 61 साल +- 1 1.5 साल के अंतराल तक हमें ये पद्धतियां पहुंचा सकती हैं। पर इसमें कौन सी पद्धति किस चार्ट पे, किस कुंडली पे अप्लाई करेंगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। पिंडायु मेथड है। पिंडायु मेथड आप लोग अगर किसी ने सुना है तो प्लीज मुझे बताएं, या इसके ऊपर काम किया किसी ने पिंडायु मेथड पे, है किसी को आइडिया पिंडायु क्या होता है? नहीं। ओके, नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन अभी थोड़ा याद नहीं क्लियर है। याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि सूर्य से लेके और शनि तक हर एक प्लेनेट, 7 प्लेनेट हो गए सूर्य से लेके शनि तक, अपने डीप एक्सोल्टेशन पॉइंट से लेके, डीप एक्सोल्टेशन क्या हुआ, जैसे मान लो सन का डीप एक्सोल्टेशन पॉइंट कितना है? 10 डिग्री। 10 डिग्री। और इसका डेबिलिटेशन कितना है? सेम है। 190। वही 180 डिग्री तो वन आगे एट्टी होगा, हाँ हाँ। है ना। तो अगर 10 डिग्री पे एक्सोल्टेड है तो 190 डिग्री पे ये क्या होगा? डेबिलिटेड हो जाएगा। नहीं, एग्जॉल्टेड हो गया एरीज में 10 डिग्री, डेबिलिटेटेड हो गया लिब्रा में। वो हाँ, देख लो आप बस आप कितना राशि वन। बता रहे हो, मैं इसका एग्जैक्ट लॉन्जिट्यूड बता रहा हूँ, है ना। ओके ओके। अगर आप 190 डिग्री को आप लॉन्जिट्यूड में देखोगे तो राशि वही पड़ेगी हमारी, है हाँ। ना। 6 राशियां पार करके, यानी कि वर्गों पार करके हम्म। लिब्रा में कितने, 10 डिग्री पे ये 10 डिग्री क्या हो जाता है? डेबली हो जाता डेबिलिटेड। है ना। तो जब सूर्य अपनी एग्जॉल्टेशन पॉइंट पे होता है तो यहां पर व्यक्ति को एक सर्टेन एज, एक सर्टेन लॉन्जिविटी देता है, दैट इज 19 ईयर्स ऑफ एज। यानी अगर किसी का सूर्य 10 डिग्री पे है एग्जैक्टली कुंडली के अंदर, तो सूर्य उसको 19 साल आयु कंट्रीब्यूट करेगा।
और कंट्रीब्यूट मतलब उसकी हम गणना कर रहे हैं ना हर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। भाई सन से लेके सैटर्न तक 7 प्लैनेट है। 7 प्लैनेट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है किसी भी व्यक्ति को। जो एज मिली है उसमें सूर्य का कंट्रीब्यूशन 19 साल है, अगर वो उसकी कुंडली में सूर्य 10 डिग्री पर बैठा हुआ है। और यही अगर सूर्य उसका 190 डिग्री पे है तो उसको इसका हाफ टर्म मिलेगा। हाफ टर्म कितना हो गया इसका? 9.5। 9.5 है ना? क्या हो गया इसको? 9.6 ईयर्स, राइट। अब किसी का सूर्य मान लो ना तो 10 डिग्री पे ना 190 डिग्री पे एग्जैक्ट, ये तो बहुत ही रेयर केस है जहां आपको एग्जैक्टली सी उसमें मिल जाएंगे। अब मान लो इसका किसी का सूर्य यहाँ बैठ गया जाके 256 डिग्री पे बैठा हुआ है किसी के, है ना। किसी के बैठा हुआ है 38 डिग्री पे और मिनट्स समथिंग समथिंग, है ना। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई उसको 19 साल इसने कंट्रीब्यूट करने हैं, सूर्य ने 19 साल देने हैं या 9.5 साल देने हैं? तो इसका क्या मेथड है कैलकुलेशन का, वो इसको बड़े इजी तरीके से हम लोग समझेंगे कैलकुलेट करना, है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। इसी तरह से सूर्य से लेके सन से लेके और सैटर्न तक जितने भी हमारे 7 प्लैनेट्स हैं उनकी एक कंसोलिडेट एज पर कुंडली, उसकी कुंडली के अनुसार जितने जितने प्लैनेट्स ने कंट्रीब्यूट किया है एज, उस एज को हम लोग लास्ट में टोटल करके, और उसके बाद जो उसकी रफ एज आती है, यहाँ जो आती है ग्रॉस एज आएगी, ये ग्रॉस एज है, ठीक है। ये जो आएगी ग्रॉस एज आएगी। ग्रॉस एज मान लो किसी की आ गई 70 साल, है ना, 70 समथिंग कुछ कुछ आ गई, जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके बाद इसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह भी अप्लाई होते हैं। वो डिडक्शन का बेसिस क्या है उसको हम समझेंगे, क्या पैरामीटर्स हैं डिडक्शन के। आफ्टर डिडक्शन, उसके बाद डिडक्शन के बाद जो नेट एज उसकी आएगी दैट वुड बी समवेयर अराउंड उसकी एज के, एक्चुअल एज के, जो उसकी एक्चुअल एज है उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे हम लोग। प्लस माइनस 1 से 2% के आसपास ये आयु उसकी निकल आती है। उसके लिए हमारे पास पिंडायु मेथड है, निसर्ग आयु मेथड है ना। निसर्ग आयु में थोड़ा सा पैरामीटर्स अलग हैं इसके कैलकुलेशन के। जीव आयु, जो पंडित जीव शर्मा जी ने अभी हाल ही में कुछ सालों पहले हमें एक मेथड दिया है, उसके साथ एक बद्रायन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब हर कुंडली पे अप्लाई नहीं होंगे। किस कुंडली पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लो किसी एक ही चार्ट को दो मेथड से निकालते हो, मान लो आपने पिंडायु भी लगा दिया, आपने हमसायु भी लगा दिया, दोनों में वेरिएशन बहुत जबरदस्त आ जाएगा। तो आपके रिजल्ट्स को कंफर्मेशन कहाँ से लोगे? मान लो किसी एक्स पर्सन की आप देख रहे हो, अब पिंडायु से आपने लगाया तो आ गई 70 साल, हमसायु से आपने लगाया तो आ गई उसकी 58 साल। अब बताओ क्या करोगे? तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये मेथड अप्लाई कहाँ होंगे, कौन सी कुंडली में अप्लाई होंगे। हम पिंडायु लगाएंगे, निसर्गायु लगाएंगे, जीवायु लगाएंगे, बद्रायन लगेगा, हमसायु लगेगा, या अष्टक वर्गा के दो मेथड हैं। नंबर एक सर्वाष्टक वर्ग और दूसरा भिन्नाष्टक वर्ग। इसके अंतर्गत दो मेथड आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ कुंडलियों में, सब में नहीं। और कौन सी कुंडलियां होती हैं ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में हम लोग इसको करने वाले हैं। एक एक मेथड को पकड़ के हम दो दो तीन तीन चार चार क्लासेस में इसको, मतलब दो दो क्लासेस में कम से कम 2 क्लासेस लग जाएंगी। मेथड्स के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और बहुत इजी तरीके में आपको मैं समझाऊंगा। कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, है ना। उसको समझना सिर्फ एक बार में हम समझ जाएंगे, राइट। अब ये बात होगी हमारी पिंडायु की। इसी तरीके से हमारा निसर्गायु है, इसी तरह से अम्सायु है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, पिंडायु मेथड एंड अम्सायु मेथड। यहाँ पर प्लेनेट हमें एज दे रहा है अपने डीप एक्सोल्टेशन पे और डीप डेबिलिटेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे अम्सायु मेथड के अंदर प्लैनेट 0 डिग्री से, एरीज के 0 डिग्री से लेके और कहाँ पर भचक्र में, यूनिवर्स में कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, मान लो 178 डिग्री पे बैठा है कोई भी एक्स प्लैनेट, है ना। अब 0 डिग्री से लेके और 178 डिग्री के अंदर इसने कितने आमसा पार किए हैं? नवांशा पढ़ा आपने? नवांशा कितना होता है? 3 डिग्री 20 मिनट।
नीलम जी बोलो ना। हाँ जी, 3 डिग्री 20 नवांशा, मिनट नवांशा 30 डिग्री 20 मिनट का होता है हम्म। एक नवांशा। हम्म। पर राशि कितने की है? 30 डिग्री 30 डिग्री, है ना। डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू हम्म। 3 डिग्री 20 मिनट, हम्म। है ना। अच्छा। तो एरिस से स्टार्ट करके, 0 पॉइंट से स्टार्ट करके प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, किस पॉइंट पे बैठा है, उसका लॉन्जिट्यूड क्या है प्लेनेट का, और उसने कितने आमसास पार किए हैं। एक आमसा इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ एज। अगर प्लेनेट ने एक आमसा पार किया है तो वो 1 साल आपको डिनोट करेगा, उस व्यक्ति को देगा, 1 साल का जीवन देगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक प्लेनेट की हम कैलकुलेशन करके अलग अलग आमसास निकालेंगे, उस मेथड को समझेंगे कि आमसास हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये प्लेनेट 0 डिग्री एरिस से कितने आमसास पार कर चुका है और कितने ईयर्स ऑफ एज ये डिनोट कर रहा है किसी भी पर्सन को। तो ये इसका मेथड है, अमसायु मेथड बोला गया है इसको। ये भी बहुत सटीक रिजल्ट देता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंडायु और अमसायु। थोड़ा सा ट्रिकी है इसका कैलकुलेशन, जो कि आम थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। मुझे भी काफी समय लगा इसको समझने में, है ना। और इसको करने में और कुंडलियों पे लगाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी लगता है। तो कुछ मैं आपको टेक्निक इसमें बताऊंगा, एक्सेल फॉर्म ऑफ कुछ शीट्स बताऊंगा जो आप बना के इसको बड़ा इजीली अपना एक फॉर्मुलेशन आप तैयार करके और बहुत आसानी से इसको कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने काफी काम किया है, एक्सेल के ऊपर भी। उसके लिए मुझे एक्सेल सीखना भी पड़ा, कई हफ्ते में एक्सेल सीखता रहा। इतना अच्छा नहीं था मेरा एक्सेल। तो खैर, वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। तो कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, तो इसी बहाने एक्सेल भी सीख लिया। तो वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे उसको एक्सेल में भी बना सकते हो फॉर्मुलेशन को। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बना बनाया भी पकी पकाई खीर भी दे दूंगा, है ना। नीलम जैसे हमारे नीलम जी हैं, थोड़ी आलसी हैं या जिनको एक्सेल नहीं आता है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद बात करते हैं दशाओं की। दशाओं का क्या रोल होता है मृत्यु में, और मृत्यु तुल्य कष्ट। हम यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं, ना केवल मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट भी। मृत्यु तो एक ही बार होनी है, जीवन में एक ही बार मृत्यु आएगी, लेकिन लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस पे व्यक्ति मृत्यु के समान ही दुखी परेशान होता है। वो किन किन पॉइंट्स पे हो सकता है, किन किन किस तरफ से उसको वो मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। लाइक डोमेस्टिक फ्रंट से आ रहा है उसको, उसको फाइनेंशियल फ्रंट पे आ रहा है, बिजनेस में उसको ऐसा समय देखना पड़ रहा है कि जहां वो अपना, उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता, वो अपने आप को मरे के समान समझता है कि बिल्कुल होपलेस हो जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी अपने बच्चे की वजह से ऐसे कष्ट मिलते हैं व्यक्ति को कि वो होपलेस हो जाता है और बिल्कुल अ, हार जाता है जीवन में, है ना। तो उसमें दशाओं का रोल क्या है? महादशा, अंतरदशा, पंतरदशा, कौन से प्लैनेट्स हैं किसकी महादशा में, कौन से प्लेनेट की अंतरदशा में, और कौन से प्लेनेट हैं जिनकी प्रतंत्र दशा में वो व्यक्ति सफरिंग्स जो हैं उसको मिलेंगी। इसमें छिद्र प्लैनेट्स का बड़ा जबरदस्त रोल है। छिद्र प्लैनेट्स का, नक्षत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नवतारा चक्र अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको भी समझेंगे, नवतारा चक्र भी बताऊंगा इसमें कि प्लैनेट्स का क्या, इसमें कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब रोल है। इसके बाद एक टर्मिनल हो जाती है मृत्यु भाग। मृत्यु भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है किसी को मृत्यु भाग क्या होता है? कुछ सर्टेन डिग्रीज होती है ना प्लेनेट की, तब वो उस मृत्यु भाग में आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हर एक राशि के अंदर, जैसे हमारी 12 राशियां हैं 1 से 12 तक, हर राशि के अंदर, जैसे एरीज मान लिया हमने, एरीज पकड़ लिया। एरीज में हर प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट है, सूर्य से लेके शनि, राहु, केतु, और उसके बाद मांदी, इनको एक सर्टेन डिग्री बताई गई है कि उस डिग्री पे, एस डिग्री पे अगर सूर्य होगा तो वो मृत्यु भाग में आ जाएगा, है ना। ऐसी हर प्लेनेट की अलग अलग डिग्रीज हैं, इंक्लूडेड राहु, केतु और मांदी। मृत्यु में मांदी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे तो हमें पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा मांदी क्या क्या कर सकती है ना।
मांदी गुल्ली की होता है ना। हाँ, नहीं, गुली अलग होता है, मांदी अलग होती है। इसको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा मैं आपको, इनका अलग ओके। अलग रोल क्या है। ये मैं कोई नहीं पढ़ाता यार। गीता जी, आपको पता है, आपने भी मतलब बहुत अच्छे रेपुटेटेड वहां से पढ़ाई की है, लेकिन ये अलग क्यों है फिर? क्या आज तक हमें पढ़ाया गया कि गुलिक और मांदी? भैया यही बताएगा कि एक ही होते हैं। क्यों होते हैं भैया एक? फिर इनका नाम अलग अलग क्यों है? फिर क्योंकि एक वो ही कर अलग दो ना अलग इनको। ही है। इनको एक ही कर दो ना, गुलिका मांदी कर दो। इनकी डिग्रीज अलग अलग क्यों होती हैं? क्यों गुलिक और मांदी की डिग्रियों में 9 डिग्री का या 12 डिग्री का डिफरेंस होता है? क्यों होता है ये? और ये काम प्ले क्या रोल प्ले करते हैं ये? कोई नहीं बताता, ये कोई भी नहीं बताता। कितने भी अच्छे टीचर से आप पढ़ लो, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ जाओ, ये मैं आपको बताऊंगा कि गुलिक क्या है और मांदी क्या है, और ये जीवन में, व्यक्ति के जीवन में कैसा रोल प्ले करते हैं, और मृत्यु भाग के अंदर इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और मृत्यु में और मृत्यु तुल्य कष्ट में इनका क्या रोल होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने अपनी फाइंडिंग्स में, ठीक है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा तो है, लिखा मेरी कोई रिसर्च नहीं है, मतलब मैंने कुछ नहीं इन्वेंट किया है, लिखा सब कुछ शास्त्रों में है। लेकिन उन शास्त्रों में पढ़ के और उसको अप्लाई करके, उसको एक्सपीरियंस करके, तभी तो मुझे पता लगा कि हाँ यार, शास्त्रों में सही लिखा हुआ है ना। तो वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो हमें कहीं किसी ने नहीं पढ़ाई, और मैंने अपनी फाइंडिंग में से उसको बहुत एक्यूरेट पाया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। उपग्रह, अब बताओ, ये उपग्रह आज तक पढ़ाए किसी ने? गीता जी, जरा सामने आना एक बार। भारतीय हाँ विद्या भवन में जी। उपग्रह बताए गए हैं? नहीं जी, नहीं। अब बताओ, उपग्रह होते कितने हैं ये पता है आपको? किसी को भी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। देखो जी, धूम, व्यतिपात, प्रवेश, हाँ जी, हाँ जी, ये है, ये है ना, पढ़े पढ़े हुए ये हैं। पढ़- इंद्रचाप, हाँ जी, हाँ उपकेतु। पढ़े हुए हैं जी, बट यस याद नहीं है। याद नहीं होते? याद क्यों होंगे? अब इनका रोल क्या है, क्या रोल प्ले करते जब हैं ये? जब याद ही नहीं है तो रोल कहाँ से याद होगा। बस यही तो बात है ना। यस। ये मैं बताऊंगा आपको कि ये जो 7 सब उपग्रह हैं, जिनको कि सब प्लैनेट्स बोलते हैं, ये क्या खेल खेलते हैं व्यक्ति के साथ, है ना। ये मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा बकायदा, एग्जाम्पल चार्ट्स में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है विंशोत्तरी दशा। दशा के अंदर बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे जो ऋषि पराशर जी ने दिए, विंशोत्तरी जो सिस्टम दिया है ऑफ दशा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक निरंशूल दशा हमें जैमिनी जी ने दी है, महर्षि जैमिनी जी ने, जिसको एनएसडी बोलते हैं, है ना, जिसको राशि दशा भी आप कह सकते हो। आप यहां से भी चीजों को बड़ी आसानी से देख सकते हो। ये हमें कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं समझाता, मैं आपको दिखाऊंगा एनएसडी क्या होता है और कितना इजीली आपको रिजल्ट सामने दिखाता है ये। कोई भी इवेंट होना है, आप एनएसडी में देख लो, उसको आराम से दिख जाएगी आपको। विमशोत्री में तो आपको दिख ही जाएगी, वो पता चल जाएगा। बट विमशोत्री में आपको पहले उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करना पड़ेगा, किसी भी कारक को पकड़ना पड़ेगा। किसी भी इवेंट को आप देख रहे हो, शादी को देख रहे हो, तो शादी से जुड़े हुए प्लेनेट को पकड़ना पड़ेगा, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रथंतरशा। लेकिन एनएसडी में ऐसा नहीं है। एनएसडी बेसिकली जो महर्षि जैमिनी जी ने हमें दी है, वो मृत्यु, सेल्फ डेथ, और डेथ ऑफ डियर वंस, हमारे जो प्रियजन है उनकी मृत्यु, सेल्फ डेथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप यहां से क्लियरली देख सकते हो एनएसडी के थ्रू। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल चार्ट्स में दिखाऊंगा मैं, कुछ भी वर्बली नहीं बोलूंगा मैं आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। इसके बाद आ जाती है मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट्स। ऐसे कौन से सेंसिटिव पॉइंट हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर कि जहां पर उसे किस किस्म का कष्ट प्राप्त होगा, लाइफ के किस पॉइंट पे, किस पार्ट से, लाइफ के किस पार्ट से, डोमेस्टिक फ्रंट से, फाइनेंशियल फ्रंट से, बिजनेस के फ्रंट से, या प्रोजेनी चाइल्ड से, या पत्नी से, बीवी से दुख मिलेगा, भागता फिरेगा बंदा, है ना। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि भैया वो बीवी ने वो कर दिया है डॉरी का केस, और आदमी छुपता फिर रहा है और परेशान है ना। तो वो भी क्या है, वो भी कष्ट ही है, मरण तुल्य कष्ट ही है, घर से बेघर होके भाग रहा है इधर उधर बंदा। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और मैं आपको एक कैलकुलेशन के मेथड बताऊंगा, ये सेंसिटिव पॉइंट्स को निकालने का मेथड क्या है।
का आप कैसे किसी की कुंडली में थोड़ा सा काम करके और उसके एक सेंसिटिव पॉइंट्स आप मार्क कर सकते हो, और उन सेंसिटिव पॉइंट्स में दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गोचर ट्रांजिट। जब भी मैलेफिक का गोचर होगा, किसी भी मैलेफिक का गोचर यदि उस सेंसिटिव पॉइंट से होगा, है ना, तो उसको कैसा कष्ट मिलेगा। उसमें राशि का इंपॉर्टेंट रोल है, हाउस का इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस प्लेनेट के कारकत्वों का रोल आएगा। अगर एक मैलेफिक जुड़ गया तो कष्ट थोड़ा छोटा है, बंदा बच जाएगा। दो मैलेफिक अगर जुड़ गए, दो मैलेफिक का संबंध बन गया उस सेंसिटिव पॉइंट से, है ना, तो उसका फिर बैंड बजा ही बजा। और गलती से अगर तीन मैलेफिक जुड़ गए तो बोलो राम हुआ ही हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे जब मैं आपको ये सेंसिटिव पॉइंट निकालना सिखाऊंगा। और मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि वाकई ये सेंसिटिव पॉइंट्स काम करते हैं। एग्जाम्पल चार्ट से आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इस कुंडली के अंदर बहुत कुछ लेके आया हूँ। पिछले काफी समय से मेरी रिसर्च इस पे चल रही थी और मैंने कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है इसमें। शायद कुछ छूट गया हो तो बाई चांस छूट गया हो, है ना। तो अगर कुछ छूट गया तो आप मुझे सिखा देना, नहीं तो मुझसे सीख लेना भैया, है ना। अब बात करते हैं ट्रांजिट की। देखो, दशा तो हमारे को टाइम पीरियड दे देती है कि इस समय में घटना होगी। डिलीवरी किसने देनी है? ट्रांजिट ने। ट्रांजिट कैसे पकड़ना है हमने? महादशा, अंतरदशा, पतंतर दशा निकाल ली हमने। उसके बाद शनि का गोचर मृत्यु देता है, साथ में जुपिटर उसके ऊपर स्टैंप करता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके ट्रांजिट को भी हम बड़े डिटेल में समझने वाले हैं। हालांकि जुपिटर को आयुष कारक, जीव कारक बोला गया है, लेकिन भाई साहब मारता भी यही है। अगर जीवन ये देता है ना, तो जीवन लेता भी यही है। और कब लेगा, कैसे लेगा, कौन से डिविजनल चार्ट में देखना है, D1 में देखना है, D9 में देखना है, या और कोई डिविजनल चार्ट देखने हैं, है ना, वो सब मैं दिखाऊंगा आपको इसमें एग्जाम्पल चार्ट से। अब बिना हॉरोस्कोप के आप किसी की लॉन्जिविटी या अच्छा बुरा समय कैसे आप जज कर सकते हो, ठीक है, ये हम समझेंगे। हस्बैंड और वाइफ में से किसकी आयु ज्यादा है, किसकी कम है, ये बहुत आसानी से सिर्फ एक ही नज़र में आप देख सकते हो और उसको जज कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देख लिया तो आप लोगों को डरा के और डराना शुरू कर दो। नहीं, डराना नहीं है आपने। अगर किसी का समय खराब है, मृत्यु तुल्य कष्ट उसको मिलना है, सेंसिटिव पॉइंट आपने निकाल लिए, तो आप कम से कम उसको गाइड कर सकते हो बतौर गाइड। यार आप ना ऐसा करो, ये कर लो, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, या फलाना दान कर लो, ढिंगाना कर लो, है ना। ये चीजें आप उसको समझा सकते हो, परंतु आपको पता होना चाहिए, आपको दिखनी चाहिए चीजें कुंडली के अंदर, पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए, है ना। अब डेथ ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स, ये भी मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल पार्टनर्स, भाई एक के बाद एक हस्बैंड या वाइफ की डेथ कैसे हो जाती है ना। सिबलिंग्स का, सिबलिंग का आप देख सकते हो, भाई किसी का अगर छोटा भाई है, बहन है, बड़ा भाई बहन है, तो क्या उसके पहले उसे अपने जीवन में, अपने जीवन काल में क्या अपने छोटों को पहले जाता हुआ देखना पड़ेगा? ये भी एक सफरिंग है, डेथ लाइक सफरिंग है। सफरिंग कहीं से भी हो सकती है, मैंने बताया ना आपको। वो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी आ सकती है, रिलेशन फ्रंट पे भी आ सकती है, फाइनेंशियल फ्रंट पे सफरिंग्स आ सकती हैं। आप कुंडली में एक नजर में कैसे देख सकते हो कि इस व्यक्ति को सफरिंग कहाँ से मिलेंगी या नियर फ्यूचर में आने वाली है, ये आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसको रेमेडी दे सकते हो, है ना। ये हमारा फर्ज भी बनता है एक अच्छे ज्योतिषी होने के नाते। हमारा फर्ज उसको डराने का नहीं है, परंतु कम से कम हमारा उसको गाइड करने का फर्ज तो है ना यार, किसी को भी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिया था? हाँ, ये जितने भी हमने नेचर ऑफ डेथ पढ़े हैं ना, ये सब मैं आपको बतौर एग्जाम्पल चार्ट्स के थ्रू समझाऊंगा, सारा दिखाऊंगा, है ना। एक एक एग्जाम्पल चार्ट इसमें हम लेंगे और उसमें समझेंगे कि कहाँ से हमें ये चीज का, अगर नेचुरल डेथ है या अननेचुरल है, वायलेंट है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये डेथ वायलेंट होगी इसकी, है ना। ये मर्डर करे होगा इसका, या ये बंदा सुसाइड करेगा, है ना। पॉलिटिकल मोटिवेटेड डेथ होगी, ये हम कैसे देखेंगे? एक झटके में नजर आ जाएगी।
जब आप उसके ऊपर कुंडलियों के ऊपर उस सूत्रों को लेके, ऐसे तो देखो लाखों सूत्र हैं शास्त्रों में, हमारे को लाखों सूत्र दिए गए हैं, लेकिन क्या वो सारे सूत्र में याद हम कर सकते हैं? इम्पॉसिबल सा टास्क है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने, कुछ ऐसे सूत्र इसके अंदर इन्वॉल्व किए हैं अपने कोर्स के अंदर, जो मैंने कोर्स बनाया है उसमें मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र दूंगा जो कि सटीक काम करते हैं, और मैंने उनको कई जगह लगा के और एक्चुअल में उसको पाया है कि वो ठीक काम करते हैं, है ना। पर आपके पास जब क्रक्स आ गया ना, एक चीज का क्रक्स आपको समझ में आ जाएगा कि आपको देखना क्या है, आपको क्या दिखाई देगा, उससे आपको क्या अंदाजा लगाना है कि ये मर्डर है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है, या किसी और तरीके की डेथ है ना। तो ये चीजें आप बहुत जल्दी और एक नजर में ही देखना शुरू कर दोगे और समझना शुरू कर दोगे, बजाय सूत्रों को, हजारों सूत्रों को रटने के। ना तो रटने का टाइम है किसी के पास, ना कोई रट सकता है ना। लेकिन वो जो क्रक्स क्रक्स आपको दे दूंगा ना मैं, जो क्रक्स आपकी समझ में आ जाएगा जब हम पूरा काम करेंगे इसके ऊपर। वैसे तो 6 दिन कम है मेरे हिसाब से, जो कोर्स की इंटेंसिटी है और जो कोर्स की जो उसमें टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जितने डिटेल में कवर किए हैं, मुझे लगता नहीं कि 6 दिन में हम इसको कवर कर पाएंगे। परंतु आप सब लोग ज्ञानी पुरुष हैं, है ना, सब लोग ज्ञानी हैं, आपको ज्यादा मतलब मेहनत मुझे करनी नहीं पड़ेगी बेसिक चीजों को, तो आप जल्दी पकड़ लेंगे इन चीजों को। अगर नहीं भी अगर कर पाते हम लोग 6 दिन में, तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे 1-2 दिन और, इसको आगे हम ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम 6 दिन में इसको लेंगे। जैसे जैसे आप लोग इसमें आगे बढ़ते जाओगे, आपकी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, है ना, तब हम आगे बढ़ेंगे इसमें एक एक चीज को लेके। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें जुड़े मेरे साथ, मेरी इस सफर में, है ना। और ये थोड़ा सा एक, मैं आपको 6 दिन तो हमने कहा है इसको, 6 दिन ये एक्सटेंड भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, है ना। 23 तारीख से, थर्सडे से बड़ा अच्छा मुहूर्त है, उस दिन हम इसको शुरू करने वाले हैं, है ना। बहुत बढ़िया मुहूर्त है ये। शाम को 6 बजे से लेके और 8 बजे तक का मैंने समय इसमें रखा है। अगर आप लोग इसमें थोड़ा वेरिएशन चाहते हैं या सर्वसम्मति से आप इसको थोड़ा बदलना चाहते हैं, तो हम लोग उसको बदल सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने कोई ब्रेक नहीं दिया है, यानी कंटिन्यूसली चलेगी ये फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स टिल, डेली हम लोग क्लास करेंगे और डेली हम इसको खत्म करेंगे समझ के, क्योंकि नौसिखिया यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, सब लोग ज्ञानी है। तो ज्यादातर लोगों को ब्रेक तब मिल जरूरत पड़ती है जब वो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, ज्योतिष को समझ रहे होते हैं भी। ठीक है जी। तो छोटा सा अमाउंट मैंने रखा है यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज के लिए, है ना। थैंक यू सो मच। मैं ये तो मेरे, बात नहीं कर पाई हूँ। कोई नहीं, आप आ गए इतना ही बहुत है, ये थोड़ी डिटेल है थैंक नीचे। यू सो मच, इतना अच्छा टॉपिक लाने के लिए। हमें ये टॉपिक बहुत जरूरी था। थैंक यू। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें आए, जुड़े, और इस जो मेहनत मैंने की है उसमें आप उसको समझें, है ना। आप लोग जी इसमें कुछ देखा। और अगर चाहते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस या अपना कुछ रिक्वायरमेंट है, वैसे तो काफ़ी कुछ मैंने इसमें सब कुछ ही कवर कर दिया है। जो कि मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी जब मैं ये कोर्स डिजाइन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार इसमें ना आपने बहुत कुछ चीज़ें डाल दी हैं अननेसेसरी, जैसे कि 8th हाउस में प्लैनेट कौन से बैठे हैं, और 8th हाउस में राशि कौन सी आ रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर 8th लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा है कुंडली में। ये सारी मैंने डिटेल में इसमें सारी डिटेल्स मैंने डाली हैं कोर्स में, और मैं आपको पीडीएफ के अंदर भी ये सारा राइटिंग मटेरियल दूंगा। हालांकि वो सारी चीजें देखो शास्त्रों में लिखी हैं, तो मुझे इसमें लेनी जरूरी थी, मैंने ली है उसमें, क्योंकि शास्त्रों में दी गई हैं। परंतु जब आप कुंडली पे आप लगाते हो ना, तो वो चीजें थोड़ा सा मतलब ज्यादा आपको वेरिएशन आ जाता है उसमें, बहुत ज्यादा आपको वो चीजें एग्जैक्ट नहीं मिलती हैं, पर शास्त्रों में दिया है तो राकेश इसलिए मैं सर। आपको दे रहा हूँ। राकेश नहीं, सर। जब आप हाँ जी सर। छिद्र दशा की बात कर रहे हैं तो आपको अष्टमी अष्टम में बैठे प्लैनेट्स वो तो आप करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अष्टम में बैठा प्लेनेट, अब वो कहाँ का लॉर्ड है वो भी मैं हम्म इसमें मैंने लिया है, कि अगर मान लो हम्म फर्स्ट लॉर्ड 8th में आ जाता है या सेकंड लॉर्ड 8th में आ जाता है तो कैसा बिहेव करता है, या 8th लॉर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में 1 से 12 भावों में अगर बैठेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, है ना।
राशि कौन सी पड़ेगी वहां पे, अष्टम हाउस में आपकी राशि कौन सी आ रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लॉन्जिविटी के ऊपर या आपकी जीवन काल के ऊपर। ये सारा कुछ शास्त्रों से मैंने उठाया है, और कई जगह ठीक है, ये काम आती हैं चीजें, इसलिए मैंने इसको कवर किया है इसके अंदर। Nidhi Disha is very important. जी। And क्षेत्र third प्लेनेट निकालना, भाव, सबसे पहले तो क्षेत्र प्लेनेट निकालना इंपॉर्टेंट है ना, पता होनी चाहिए क्षेत्र प्लेनेट है कौन से। हमें वो तो आज तक अष्टम सिखाया और नहीं किसी अष्टम ने। में, अष्टम में बैठे प्लैनेट जब उनकी दशा आती है वही होते हैं। देवी जी और भी होते हैं, आप क्लास में आना, हम्म। फिर आपको पता लगेगा इसके अलावा भी बहुत होते हैं, छुपे बहुत रुस्तम। होता है। राकेश, राकेश सर, जी सर। अश्विन, अश्विन, लॉन्ग टाइम। हाँ, हाय हाउ आर यू? अश्विन, हाउ आर यू? फाइन सर। सर ये पीडीएफ इंग्लिश या हिंदी? पीडीएफ। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दूंगा मैं आपको। जो लोग हिंदी वादी हैं वो हिंदी में पढ़ लें, और जो इंग्लिश वादी हैं वो इंग्लिश में उनको मिल जाएगी। और अभी ओके। वही हैं आप, बैरिन में कहाँ पर हैं? यस सर, यस सर। मेरा चलो गुड। एक दिन जाएगा, फ्राइडे मेरा दूसरा कोर्स है तो मिस होगा, बाकी दिन ओके है। कोई नहीं, यस, लाइफ टाइम आपके देखो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मैं दे रहा हूँ आपको, है ना। यस, आपको यस, वीडियो यस, रिकॉर्डिंग्स यस, मिलेंगी जो कि लाइफ टाइम आपके पास रहने वाली हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यस, वो प्राइवेट होंगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने मोबाइल पे, है यस, ना। यस, यस, आप उसको बेच भी यस सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसा आजकल लोग ट्रेंड कर रहे हैं ना, बेचो, कोई बात नहीं यार। जो कर ओके, रहे हैं भैया अपना, देखो जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो ओके, भरेगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं वो भी आपको ओके सुविधा सर, दूंगा इसमें। पीडीएफ में आपको दोनों ओके, भाषाओं में दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, राइट, सब कुछ मेरे दूंगा आपको। मेरा ओके क्वेश्चन है। लेकिन एक एक शर्त है सबके साथ, सबसे पहले एक शर्त है, एक कसम पहले आप लोगों को खानी पड़ेगी। ओथ सेरेमनी करेंगे सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले, कि भाई साहब आप किसी की डेथ देख लो ना, पहले तो अपनी ही नहीं देखोगे, सबसे पहली बात। अपने लव्ड वंस की नहीं देखोगे, और अगर आप विचलित होते हो तो बिल्कुल नहीं देखोगे। और दूसरा, किसी की देख के आप उसको डराओगे नहीं, डरा के पैसे नहीं हटोगे उससे। ये शर्त शर्त है मेरी, बस देख लो इसमें। इसका दुरुपयोग नहीं करोगे आप इस विद्या का, कहने का अर्थ ये है। अगर इस विद्या का ओके आपने सर, दुरुपयोग किया तो भाई साहब मैं उसमें गुनाहगार नहीं होऊंगा, आप खुद जिम्मेदार होगे, रिस्पॉन्सिबल होगे। ये आपको शर्त पहले कसम खानी पड़ेगी, ठीक है। इस शर्त पे मैं सिखाऊंगा आपको। इंडेमनिटी बॉन्ड। हाँ हाँ। तो भैया आपका कर्म बॉन्ड, है ना। बॉन्ड। आप अगर कुछ कुकर्म करते हो, मान लो उसका दुरुपयोग करते हो विद्या का, तो उसके लिए आप ही गुनाहगार हो, आप ही पेबल हो, मैं नहीं हूं। तो ये पहले आप लोगों को समझ लेना होगा कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और इसको बताने से या दिखाने से कोई नेगेटिविटी फैलती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप होगे, मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। अब जैसे ऋषि पराशर जी ने और हमारे जैमिनी जी ने सूत्रों में सब अपना, शास्त्रों में सब लिख के दिया है, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि भैया कि आप इसका दुरुपयोग करना, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। इसी तरीके से मैं अगर आपको कुछ चीज डिलीवर कर रहा हूँ और आप उसका सदुपयोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, दुरुपयोग करते हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट, राइट। है ना। पर ये पक्का है कि यस सर, यस सर। इस वर्कशॉप के बाद आप जो एक डेथ है ना, डेथ को मतलब एक हवा बना रखा है, डेथ डेथ डेथ। अरे डेथ तो सबकी होनी है यार, डरना क्या है इससे, इससे डरना नहीं है ना, हमें डराना है। लेकिन हमें बतौर ज्योतिषी पता तो होना चाहिए यार, किसी की आयु देख तो ले, हम हमें आनी तो चाहिए। अभी तो हम देख ही नहीं सकते किसी की, हमें पता ही नहीं है, सिखाया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया गया, अच्छे अच्छे टीचरों ने नहीं दिखाया, नहीं बताया। पर अब इस वर्कशॉप को करने के बाद आप किसी की डेथ को, इवन डेट एंड टाइम भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको वो निकालना नहीं सिखाऊंगा, पर आप समझ जाओगे, सब ज्ञानी हो आप वहां तक पहुंच जाओगे थोड़ा सा काम करके ही। थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, 150 कुंडलियों पे काम करोगे, मैंने तो 400 कुंडलियों पे काम किया है, तब जाके मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि आज आपके सामने कॉन्फिडेंटली एक चीज को लेके आया हूं, है ना। आप अगर 50 कुंडलियों पे भी काम कर लोगे तो इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप किसी की भी लॉन्जिविटी को पिन पॉइंट तक ले जा सकते हो, देख सकते हो। ये मेरा राकेश जी, वादा है। थोड़ा मेरा मैसेज देख लीजिए, मैं बात नहीं कर, मैसेज देख लो। आप क्यों परेशान हो मैम? बात नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात आंसर नहीं, कर। देखिए अगर प्राशनल लाइट नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास जे हो रहा है ना,
या होरोसॉफ्ट है, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है, आप उससे उसको यूज कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप प्रास्ट्रा लाइट ही लो या प्रास्ट्रा लाइट ही जरूरी है, ठीक है, और किसी भी सॉफ्टवेयर में काम चलेगा। और नहीं है ना मोबाइल के अंदर यार, वो तो है हमारे पास, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज तो सबके पास है रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। है ना। डरा रहे हो यार हमें।